नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात कर्ज और कर्ज पर गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत की। एक हफ्ते के बाद ही छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने आरबीआई से फिर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार इस कर्ज के जरिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना और बिजली बिल हाफ कर जनता को राहत देना चाहती है। मगर बढ़ते कर्ज पर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है, तो वहीं सरकार केंद्र पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में कर्ज को लेकर नया घमासान शुरू हो गया है। दरअसल एक हफ्ते के बाद ही छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार आरबीआई से 1000 करोड़ का फिर से कर्ज लेने जा रही है। सरकार को इस कर्ज के बदले में 1550 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इस नए कर्ज का इस्तेमाल मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना और जनता को बिजली के बिल हाफ करने की योजना में किया जाएगा। वैसे अभी एक हफ्ते पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए सरकार ने 1000 करोड़ का लोन लिया था। बढ़ते कर्ज पर अब विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया है। 36,000 करोड़ के कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं और काम कोई ऐसा नहीं है, सारे राजस्व मद में कर्ज ले रहे हैं। एक तरफ जहां बढ़ते कर्ज पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं बघेल सरकार इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। दलील दी जा रही है कि केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए की राशि रोक रखी है। केंद्र सरकार से जब भी कोई पत्र व्यवहार किया जाता है, इवन जीएसटी की राशि के बारे में जब कहा जाता है, तो बार बार हमें सुझाव दिया जाता है कि आप कर्ज ले सकते हैं। हमको जो अपनी योजनाओं के लिए राशि की ज़रूरत है, उसके लिए हम अपने लिमिट में, जो आरबीआई का लिमिट है स्टेट का कि हम कितना पैसा कर्ज ले सकते हैं, उसी के अंदर हम लोग कर्ज ले रहे हैं। लेकिन हमारी सारी योजनाओं को हम अभी तक संचालित किए हुए हैं और उसके लिए ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि क्या जनता के हित की योजनाएं कर्ज के सहारे ही चलाई जाएंगी? सवाल ये भी है कि इतने कर्ज की भरपाई कैसे की जाएगी? सरकार के लिए कर्ज लेना भले ही मजबूरी और जरूरी दोनों हो, लेकिन बढ़ता कर्ज छत्तीसगढ़ के हर नागरिक पर बोझ बढ़ा रहा है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। कर्ज बढ़ता जा रहा है। 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज छत्तीसगढ़ पर हो गया है। हालांकि रमन सरकार जब गई थी तो 41,000 करोड़ के आसपास का कर्जा था। उसके बाद 2 सालों में ये सरकार 25,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले चुकी है। कांग्रेस सरकार इसे मजबूरी बता रही है, तो बीजेपी का कहना है, बीजेपी आरोप लगाती है कि सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन है, जिसकी वजह से बार बार सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर आरपी सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, श्रीचंद जी और रामावतार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे, कर्ज आपने लिया है सर, तो आप ही से सवाल पूछूंगा। आरपी सिंह जी, पहला सवाल ये सर, अब योजनाओं के नाम पर कर्ज लेना पड़ रहा है। इस योजना के लिए 1000 करोड़ चाहिए, इस योजना के लिए 1000 करोड़ चाहिए। पैसा अगर केंद्र से नहीं आता है तो और कितना कर्जा ले पाएंगे सर? 14,000 करोड़ की लिमिट है, 12,000 करोड़ हो गए, अब सिर्फ 2,000 करोड़ और ले सकते हैं। आपका अधिकार है, जो इस देश का कानून आपको देता है। हम जो अपनी गाड़ी खरीदते हैं तब कर्ज लेते हैं, जब मकान बनाते हैं तब कर्ज लेते हैं। मेरे हिसाब से शायद ही इस देश का कोई आदमी होगा जिसने कभी कर्ज ना लिया हो। बात नंबर 1। दूसरी जो बात आपने कही कि हमारी क्रेडिट लिमिट ही 14,000 करोड़ की, हमने लिया है मात्र 12,000 करोड़। हमारी क्षमता 2,000 करोड़ और लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। और कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी क्यों? आप फिर अपनी स्टोरी में दिखाया कि हमने 25,000 करोड़ का कर्ज लिया 2 वर्षों में। और चौबे जी का बयान है कि 24,000 करोड़ को केंद्र से लेना है। अगर 24,000 करोड़ रुपए हमारे हक के हमको मोदी जी दे देते तो हमारा कर्ज कुल होता 1,000 करोड़ का। दूसरी बात, हमने जो कर्ज लिया है वो किस लिए लिया है? 11,000 करोड़ रुपया हमने कर्ज माफी किया किसानों का। 5,600 करोड़ रुपया हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को दिया है। 1,645 करोड़ रुपए का बिजली बिल हाफ हमने किया है। 200 करोड़ रुपए का हमने सिंचाई कर माफ किया है। और इसके अलावा 12 खरीफ की फसलों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत कवर किया है।
इस वर्ष हम भूमिहीन किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल करने जा रहे हैं। तो हमने जो कर्ज लिया उसका हिसाब बता दिया। अब सृजन जी जरा ये बता दें कि 41,000 करोड़ जो आपने कर्ज लिया आपके 15 साल के कार्यकाल में, उसमें आपने जनता को क्या दिया? और दूसरी बात, ये जो लोग कहते हैं ना कि वित्तीय सरकार के पास वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है, कुप्रबंधन है, मतलब जो हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं वो वित्तीय मामलों के जानकार हैं। तो ऐसे जानकार लोगों का ज्ञान में जरा बढ़ा देता हूं। मोदी जी जब सत्ता में आए तो इस देश के ऊपर आसिफ भाई कर्ज था 43 लाख करोड़ रुपए का, और मोदी जी के वित्तीय सुप्रबंधन के चलते, मनमोहन जी अर्थशास्त्री थे, मनमोहन जी छोड़ दी, मोदी जी अनर्थशास्त्री हैं, तो इनका सुप्रबंधन के चलते आज देश में कर्जा है 150 लाख करोड़। इस साल की कहानी बता रहा हूं, 28 सरकारी कंपनियां बेचकर आप 2.5 लाख करोड़ रुपया जमा करने वाले हैं, 12,10,000 का करोड़ इस वर्ष लेने वाले हैं। तो देश तो आपने बेच दिया है। हमने 2 साल में इस प्रदेश की कोई संपत्ति बेची, कोई कंपनी बेची, कुछ गिरवी रखा? मैं इस पर आऊंगा आपके पास आरपी सिंह जी। ये सवाल जो आपने पूछा, ये मैं सवाल जरा श्रीचंद जी से पूछ लूं। श्रीचंद जी, बात सीधी सी पूछ रहे हैं आरपी सिंह जी कि 24,000 करोड़ केंद्र को देने हैं, 25,000 करोड़ का लोन लिया है अभी भूपेश सरकार ने, तो अगर ये राशि मिल गई होती तो कर्ज की आवश्यकता नहीं होती। इस बात को नकारता हूं कि 24,000 करोड़ केंद्र से लेना है। जीएसटी का पैसा लेना है, वो महीने 1.5 महीने आगे पीछे आता है, सभी राज्यों को एक बराबर आता है। कुप्रबंधन नहीं होता, हर चीज के लिए आप कर्ज ले रहे हैं। आपने 26,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, 2,000 करोड़ का और कर्ज ले डाला, 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपने 2 साल में लिया। अगर आप सवाल करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 41,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा था, जबकि वास्तविकता यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 30-32 हजार करोड़ का कर्ज लिया था, जबकि उसके पहले भी जो 3 साल कांग्रेस की सरकार थी, बाकी कर्जा उसके द्वारा लिया गया। 15 साल में 36,000 करोड़ और 2 साल में 26,000 करोड़ और 2,000 करोड़ अभी 28,000 करोड़ रुपया। और हर योजना के लिए आप राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त देते हैं, 1,000 करोड़ लेते हैं। बिजली बिल हाफ और राजीव गांधी किसान योजना के तहत और पैसा 1,000 करोड़ लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार की मात्र 2,000 करोड़ की लिमिट बची है। कहां जाके छत्तीसगढ़ को खड़ा किया? प्रति व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता बोझ के तले दबती जा रही है। विकास के काम ठप है, विकास कहीं कोई हो नहीं रहा है। आप अगर लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, लोगों को आप लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं इस बात का आरपी सिंह जी, लेकिन क्या कर्ज लेके बांटने का कब तक ये चलेगा? कहीं ना कहीं हमारे आय के स्रोत क्या है, हमने आय के स्रोत क्यों नहीं बढ़ाए, इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया? विकास पे करीब करीब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का खर्च करती थी। इन्होंने विकास की राशि काट दी, नगरीय प्रशासन ने विकास की राशि काट दी, लोक निर्माण विभाग के पास पैसा नहीं है, पीएचई के पास पैसा नहीं है। तो मूल विभाग जो जनता के हितों के लिए काम करते हैं, विकास करते हैं, सड़कें बनाते हैं, नल नाली पुलिया का निर्माण करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, ये सारे काम तो पूरे छत्तीसगढ़ में ठप पड़े। तो जनता को जवाब तो आपको देना है ना। आपने 2 साल में 26,000 करोड़ रुपए कैसे कर्ज ले लिया, और लिया तो उसका उपयोग कहाँ हुआ? कहीं विकास पे खर्च हुआ? उसमें आरपी सिंह जी ने अभी बताया वो 4-5 कैटेगरी की 11,000 करोड़ लोन माफी, 5600 करोड़। देखिए, मैं मान लिया, मैंने मान लिया किसानों का कर्जा माफ किया, आपने अच्छा काम किया, लेकिन जेब में पैसा होता है तभी तो बांटता है कोई भी परिवार। समझ गया सर, आप पुरानी कहावत की तरफ जिक्र कर रहे हैं कि कर्ज लेकर घी नहीं पिया जाता, पुरानी कहावत है, बुजुर्ग ये बता गए। लेकिन आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि हमारा पैसा हमको दे दीजिए तो हमको कर्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी लंबी बहस है, मैं इस पर लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ मैं। राम अवतार सर, मुझे अर्थ का ज्यादा ज्ञान तो नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में आती है, और वो ये कि सरकारें अगर कर्ज लेकर पूंजीगत व्यय करें तो समझ में आता है कि बाद में रिटर्न की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ये जो जनता में सियासी दलों ने मुफ्तखोरी की आदत लगा दी, या सब्सिडी और रियायत लीजिए, ये हाफ ले लीजिए, वो फ्री ले लीजिए, उसके चक्कर में जितना ही राजस्व व्यय है, फिर कर्ज पर कर्ज चढ़ता जाता है, रिटर्न कुछ आता नहीं है। देखिए आसिफ जी, आपने बिल्कुल सही विश्लेषण कर दिया है
कि कर्ज कैसे लेना चाहिए, चाहे हम घर के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे सरकार के लिए हो। तो वह किसी हालत पे कर्ज लेना तो खराब है ही है। अब जो कर्ज लिए जा रहे हैं वो अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। अब ये चुनावी वादे कर्ज लेने के कारण लगातार जनता का बोझ बढ़ रहा है, जनता के भार ये पड़ेगा जनता पर। इसका उपाय क्या है, अंततोगत्वा इसका उपाय क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है? सरकार को अपने संसाधनों को विकसित करने के प्लान करने होंगे, नहीं तो अभी बड़े बड़े वादे बाकी हैं और समय बाकी है। ऐसी स्थितियों में कर्ज बढ़ता जाएगा। आज जो छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक राज्य के रूप में विकसित हुआ है, उस राज्य में अधोसंरचना के काम रुकेंगे। दूसरी तरफ अपने वादे पूरे नहीं करने सरकार भी घिरेगी। अब अगर कोल ब्लॉक खोले गए और अन्य तरीके से विकसित अगर करने के प्लान भी सरकार को तेजी से करना चाहिए। हालांकि सरकार के सामने दो परेशानियां हैं। एक कि लगातार कोरोना के वृद्धि के कारण जिस तरह से कर में मिलना चाहिए वो राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो चौतरफा राजस्व के मामले पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सरकार को उसके उपायों पर भी विचार विमर्श करनी चाहिए, केंद्र सरकार से संवाद करनी चाहिए। अभी अपने अधोसंरचना के अलावा अपने राजस्व की वृद्धि पर भी कदम उठाने होंगे। दूसरी तरफ किस तरह से वादे जो राजनीतिक दल करते हैं अपने सत्ता प्राप्ति के लिए, एक पिछले 2 दशक से देखेंगे तो ये लोगों का राजनीतिक दल चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या दूसरे पार्टियों की सरकार हो, हर सरकारें जो है सत्ता में प्राप्ति के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। बाकी उन वादों को पूरा करने के लिए जिस तरह से कर्जे लिए जा रहे हैं, अंततः कर बढ़ेगा। अन्य जो काम है, महत्वपूर्ण काम है, वो गति जिस तरह से गति आनी चाहिए वो विकास के काम में गति नहीं आ पाएगी। तो इस दिशा में भी सोचा जाना चाहिए कि संपूर्ण दिशा में राजनीतिक दलों को उसके बाद विचार विमर्श करके अपनी घोषणा पत्र तैयार करनी चाहिए और लुभाने वादों से सरकार को बचनी चाहिए। एक बड़ी सबक भी है। मैं रामावतार साहब लौट रहा हूं आपके पास। देखिए 18 में कांग्रेस के किए वादे हों या आज की बात करें, बंगाल चुनाव में आज गृह मंत्री बंगाल में थे, ममता बनर्जी बड़े बड़े वादे कर रही हैं। इसके साथ साथ अमित शाह साहब आज बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बच्चियों की फीस माफ कर देंगे, सरकार खर्चा उठाएगी। तो ये वो खर्चे हैं जिसमें सरकार का पैसा जाना ही जाना है, रिटर्न क्या आएगा पता नहीं। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास रामावतार सर। आरपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। 36 में से 14 वादे लिखित तौर पर पूरे हुए हैं, सदन में ये सरकार ने माना। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वादा है सर आपका, शराबबंदी। तो फिलहाल तो हम उसे भूल ही जाएं, क्योंकि अगर शराबबंदी हो गई तो राजस्व कहां से आएगा, और शराब के राजस्व के साथ तो अभी ये स्थिति है। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारी सरकार ने मंत्रियों की एक अपना समिति बनाकर रखा हुआ है, जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जो समय समय पर सरकार को सुझाव देते हैं कि सरकार अपने रिसोर्सेज को और कैसे डेवलप करे। लेकिन मुख्य चीज ये है कि जो सवाल मैंने पूछा कि रमन सिंह 15 सालों में 41,000 करोड़ का कर्ज लिए, जनता को क्या दिए, या 15 साल में जितने चुनावी वादे थे उसमें कितने पूरे हुए, इसका जवाब श्रीचंद ने दिया। दूसरी बात, मोदी जी लगभग 2 गुना कर्ज ले चुके हैं 7 साल में, जनता को क्या मिला, इसका जवाब कुछ नहीं मिला। कोविड के चलते रामावतार भी एकदम सही बात कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो है सीमित हुए हैं और केंद्र सरकार ही हमको कहती है कि आप कर्ज ले लो। अरे हमारे हक का पैसा हमें दे दीजिए, तो हमें कर्ज लेने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। तो सब मिला के ये है कि अगर हम जनता को 1645 करोड़ रुपया बिजली का बिल माफ करते हैं तो उसके खिलाफ है बीजेपी। वो चाहती है कि आप माफ मत कीजिए ताकि जनता में आपके प्रति नाराज हो। मैं बताता हूं, हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य हमारे साथ आसिफ भी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जहां पर 50 यूनिट का स्लैब हुआ करता था, यानी 1 यूनिट से लेकर 50 यूनिट तक बिजली का बिल ₹1.80 रहता था, और जैसे ही 51 यूनिट होता था तो 1 से लेकर 51 यूनिट तक का दाम बढ़ के ₹2.50 हो जाता था, ₹1.80 नहीं रहता था। अगर हमारे आप होता, हमारे मन में चालबाजी होती, तो इन्हीं के स्लैब को हम उठाकर बिजली बिल हाफ करने की घोषणा करते, और जहां हमारा 1645 करोड़ लगा है वहां मात्र हमारा 100 करोड़ रुपए लगता। लेकिन जनता देने की आदत इनकी है, हमारी नहीं है। हमने जो कहा है ईमानदारी से उसको निभाएंगे। और कर्ज की जहां तक बात है, मैंने फिर कहा कि आपकी वित्तीय क्षमताओं से अधिक कर्ज आप ले ही नहीं सकते। जब आप सीमित और आरबीआई की क्रेडिट लिमिट का पालन करते हुए कर्ज ले रहे हैं,
तो कहीं कोई आर्थिक समस्या आने वाली नहीं। आर्थिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आरपी सिंह जी लौट रहा हूं आपके पास। सुंदरानी जी, कोविड काल में राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसको लेकर खुद वित्त मंत्री ने अनुमति दी थी। जीएसडीपी का टोटल वैल्यू बढ़ा दिया गया था कर्ज लेने का, और उसी आधार पर 14,000 करोड़ तक की लिमिट छत्तीसगढ़ की आई। तो जब केंद्र सरकार की तरफ से ही लोन लेने की लिमिट बढ़ाई जा रही है, उस तयशुदा लिमिट के अंदर सरकार कर्ज लेकर अपना काम कर रही है, तो फिर आपकी आपत्ति क्या है उसमें? देखिए, हमारी आपत्ति इस बात को लेकर नहीं है कि कर्ज क्यों ले रहे हैं, लेकिन कर्ज कितना लेंगे। आखिर छत्तीसगढ़ की अपनी सीमाएं, ब्याज पटाने की अपनी सीमाएं, छोटा बजट है, छोटा राज्य है। लगातार 2 साल में 26,000 करोड़ किसी राज्य सरकार ने लिया है जो छत्तीसगढ़ ने लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ कर्ज के सहारे चलेगी क्या? एक दिन वो आ जाएगा, अब वो दिन दूर नहीं है कि तनख्वाह बांटने के लिए भी इनको कर्ज लेना पड़ेगा और कर्ज मिलेगा नहीं। आखिरी स्थिति में आके खड़ी हो गई है छत्तीसगढ़ सरकार। कहां से तनख्वाह बांटेगी, कहां से विकास के काम, अधोसंरचना के काम कहां से होंगे? आज एक नाली पुलिया का निर्माण करने की क्षमता नहीं है। नगर निगमों की हालत खस्ता हो गई है। आज सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी तो कर ही नहीं पाएंगे। क्या बेरोजगारी भत्ता देने की स्थिति में 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना है? 2,500 रुपए से करीब 60-65 हजार रुपए प्रति नौजवान का कर्जा, 10 लाख नौजवानों का कर्जा भूपेश बघेल जी की सरकार में है। क्या उसकी चिंता भूपेश बघेल सरकार करेगी? अगर देना भी चाहे तो कहां से देगी? कई बार मैंने पूछा सवाल ये सुंदरानी जी, तो जवाब ये मिलता है कि 5 साल की सरकार है, उसका कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया था, वो भी हो जाएगा। 36 वादों में वो भी बिंदु था। आसिफ जी 2.5 साल पूरे हो गए। नहीं सुंदरानी जी, मैंने कई बार डिबेट में वो सब बताया था कि 2,500 को इतने महीनों से गुणा कर लें तो सरकार इतनी कर्जदार है प्रति बेरोजगार की। मैं लौट रहा हूं सुंदरानी साहब आपके पास। रामावतार सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामावतार सर, एक तरफ ये दावे कि यहां अर्थव्यवस्था लॉकडाउन में भी बढ़िया रही, व्यापार चलता रहा, और सीधी बात है व्यापार चलता रहा तो फिर टैक्सेस भी आते रहे। कहां चूक है? सोर्सेज रेवेन्यू के वो कम पड़ रहे हैं, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आमदनी अठन्नी है, कहां दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, दिक्कत अचानक सरकार के पास आई है। पहले कि कोविड के कारण जिस तरह से टैक्स रेवेन्यू होना चाहिए, पूरे केंद्र सरकार ने भी बहुत ज्यादा लिया है कर्ज। 14 अन्य राज्यों ने लिया कर्ज, जो सभी राज्यों ले रहे हैं और सभी राज्यों का कर्ज बढ़ रहा है। और सभी राज्यों के जनता से किए वादे हैं, उन वादों को पूरा करने में केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे दूसरी पार्टी की सरकार हो, सबके सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है कि वो चुनावी वादे कैसे पूरा करेंगे जब राजस्व नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस सरकार के पास एक और ये परेशानी है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में समन्वय के अभाव के कारण जिस तरह से फ्लो आना चाहिए पैसे का, वो केंद्र सरकार से नहीं आ रहा है। जैसे रमन सिंह और मनमोहन सिंह की जोड़ी थी, तो रमन सिंह पैसे ले आया करते थे, तो उनके सामने वित्तीय संकट की स्थिति नहीं आई और वो अपने इसमें भी बहस का विषय है कि रमन सिंह पैसे ले आया करते थे या मनमोहन सिंह पैसे दे दिया करते थे। इस पर भी हमने कई बार बहस हुई है सर, इस पर अलग अलग राय इस पर निकल कर आई। खैर सर, जो पुरुष हैं वो यही सोचकर चल रहे हैं कि अगर यही हालत केंद्र की रही तो जीएसटी में पेट्रोल कब आएगा। महिलाएं छत्तीसगढ़ की ये मानकर चल रहे हैं कि शराबबंदी पता नहीं कैसे हो पाएगी। एक ही चारा है आम आदमी के पास, वो ये होली नजदीक है, रंग तैयार कर लीजिए और जोर से बोलिए कि राधा कृष्ण की जय। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें यहाँ। आरपी सिंह जी बहुत धन्यवाद आपका, सुंदरानी साहब बहुत धन्यवाद, और रामावतार सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।